जरा सोचो, पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद ओजोन लेयर जो हमें खतरनाक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। आखिर पृथ्वी पर मौजूद इंसानों की हालत क्या होगी, ये बहुत दर्दनाक है। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए। ये पूरी जगह कुछ समय पहले एक ओवर क्राउडेड सिटी हुआ करती थी, पर ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता गया, पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद ओजोन लेयर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। हमें तो अब फिंच नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने एक रोबोट के साथ आगे बढ़ रहा था। फिंच दरअसल उन गिने चुने लोगों में से एक होता है जो इस क्रिटिकल कंडीशन में भी सरवाइव कर रहे हैं। चारों तरफ इतनी ज्यादा हानिकारक यूवी रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। जिनकी बॉडी यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आती वो कुछ ही समय के अंदर मारा जाता। इसी वजह से फिंच ने यूवी सूट पहना होता है जो उसे हानिकारक किरणों से बचाएगी। फिंच दरअसल कुछ रिसोर्सेज जमा करने के लिए आया था। चारों तरफ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एकदम से धाराशायी हो गई थी। हर तरफ धूल मिट्टी फैली हुई होती है और यूवी रेडिएशन तो एकदम पीक पर थी। फिलहाल फिंच यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज जमा करने के लिए अपने एक रोबोट को बाहर निकालता है। अब वो दोनों किसी भी तरीके से एक अबैंडन जगह पर पहुंचते हैं जहाँ कुछ खाने पीने की रिसोर्सेज मिल जाए। डच को जैसे प्रोग्राम किया गया था वो उसी तरीके से काम करने लगा और जरूरत की चीजों को जमा करता है। फिंच भी जब वहाँ चारों तरफ देख रहा था तो उसे कुछ डॉग फूड्स मिल गए थे। उसने तुरंत ही डॉग फूड को अपने पास रख लिया। इस पूरे प्रोसेस में फिंच भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है क्योंकि कुछ रेडिएशन उसके बॉडी में भी घुस चुके थे। इनफैक्ट डच ने तो स्कैन करते हुए फिंच को ये बताया कि तुम्हें टीबी हुआ है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए अभी उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। फिंच तो डच के साथ सारे रिसोर्सेज जमा कर लेता है और अपने एक ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर उसके अलावा कोई इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे सब के सब मारे गए। अब जैसे ही फिंच यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान दिखाई दिया। ये रेतीला तूफान सीधा उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। फिंच तो एकदम से डर गया और वो तुरंत ही ट्रक रोककर अपने रोबोट को निकालने लगा। ऑब्वियस बात थी कि अगर वो इस तूफान में रुका तो उसे बहुत चोट लग सकती है, साथ ही साथ उसका इकलौता रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए फिंच अपनी आगे की रिसर्च बंद कर देता है और अपने रोबोट को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। पृथ्वी पर तो अब इस तरीके के रेतीले तूफान कॉमन हो चुके थे। एक ओजोन लेयर के कम होने की वजह से पूरा एनवायरनमेंट ही हिल चुका होता है। सरवाइव किए हुए इंसानों को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिंच तो अब डच को लेकर अपने हाइडिंग एरिया में पहुंच जाता है। उसने सबसे पहले अपने बॉडी और फिंच के ऊपर से सारे धूल मिट्टी हटा दी, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर अगर बॉडी में चले गए तो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिंच की तबीयत तो दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी, पर वो इस तरीके से हार तो नहीं मान सकता था। फिलहाल फिंच जब अंदर जाता है तो वहाँ उसका एक बहुत ही प्यारा सा डॉग मौजूद था। वो डॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा और उसे गले लगा लेता है। अब जाकर ध्यान में आता है कि फिंच ने जो डॉग फूड लिया था वो इस डॉग के लिए होता है। उसने तुरंत ही अपने डॉग को खाना निकालकर उसे खाने के लिए दे दिया था। इनफैक्ट फिंच का तो यही एक साथी होता है उसके इस पूरे प्रोसेस में। फिंच ने तो उस हाइडिंग एरिया के अंदर कई सारी सर्वाइवल की चीजें रखी थी, साथ ही साथ उसे रोबोटिक चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके अंदर उसने अपना एक गैराज भी बनाया होता है जिससे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सके। हमें दिखाया गया कि फिंच नॉर्मल टाइम पर एक रोबोट बना रहा है। ये रोबोट प्रीवियस वाले डच रोबोट से काफी ज्यादा एडवांस होगा और उसने इस रोबोट के अंदर सारी सर्वाइवल स्किल्स इंक्लूड की हैं जो यहाँ रहने की उसके बहुत काम में आएगी। फिंच ने तो उस रोबोट के ऊपर काम भी करना स्टार्ट कर दिया था और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला होता है। उसने कई सारी बुक्स रखी थी जिसे कि वो डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा था। ये इसीलिए ताकि वो अपने नए रोबोट की सीपीयू में सारी इंफॉर्मेशन डाल सके। फिंच तो बुक भी पढ़ रहा होता है कि कुछ समय बाद वो भी मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद उसके डॉग का क्या होगा यही उसे समझ में नहीं आता। वो हमेशा हमेशा के लिए अकेला ही हो जाएगा। फिंच तो अब यहाँ पर अपना पूरा टाइम उस रोबोट को बनाने में लगा दे रहा था। फिंच ने तो उस नए रोबोट का स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया होता है और उसका दिमाग भी ऑलमोस्ट बन ही गया था। अब यहाँ फिंच को टेस्टिंग करनी थी, लेकिन उस रोबोट के पास कैमरास नहीं थे। तो उस मोमेंट के लिए फिंच ने डच नाम के अपने दूसरे रोबोट के दोनों कैमरास निकालकर उस नए वाले रोबोट में डाल दिए। फिलहाल ये रोबोट उसके लिए ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब अच्छे तरीके से उस रोबोट को कैमरास लगाने के बाद फिंच उसके दिमाग में सारे डेटा ट्रांसफर करने लगा था। ये डेटा आसपास की दुनिया के बारे में सब कुछ जानकारी आती और यहाँ तक कि उस रोबोट की प्रोग्रामिंग भी होती है जो ये बताएगी कि आखिर बनने के बाद उसे करना क्या है। फिंच के पास जितनी भी रोबोटिक टेक्नोलॉजीज थी उसने उसके ऊपर सारी चीजें लगा दी और अब वो उस रोबोट को इसी पर्पस से बना रहा था ताकि उसके जाने के बाद उसके डॉग का कोई ख्याल रखे। कुछ ही समय के अंदर अंदर रोबोट का ऊपरी हिस्सा बन चुका होता है। फिंच तो उससे बातें करने लगा टेस्टिंग करने के लिए कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। वो रोबोट कई सारी चीजों के जवाब बड़े आसानी से दे रहा था। थोड़ी देर बाद फिंच ने उस रोबोट से पूछा कि आखिर तुम्हें बनाने का पर्पस क्या है।
वो रॉबोट सिंपल जवाब देता है कि मेरा काम है इंसानों और जानवरों की प्रोटेक्शन करना, उन्हें किसी भी तरीके से जिंदा रखना मेरा काम है। इन चीजों से फिंच समझ गया कि उसका रॉबोट एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसने जो जो चीजें उसके अंदर इंक्लूड की हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही थी। फिंच ने तो एक बार फिर रॉबोट को समझा दिया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरे डॉग का ख्याल रखना है, चाहे कुछ भी हो उसे अकेला मत छोड़ना। बेचारा वो दूसरा वाला डच रॉबोट जिसके आंख से कैमरास निकल चुके थे वो अंधा हो चुका था। फिंच तो उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं। अचानक अब एक्सपेरिमेंट करते हुए वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। फिंच ऊपर की तरफ चला जाता है एंटेनास को देखने के लिए, तब थोड़ी हेर बदल करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी थी। पर यहाँ फिंच ने दूर से देखा कि एक बड़ा सा टॉर्नेडो और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये तूफान बाकी तूफान से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। फिंच इसीलिए तुरंत ही नीचे आ गया सारी चैम्बर्स को बंद करते हुए। अब वो नया रोबोट जिसकी प्रोसेसिंग यूनिट एकदम से कंप्लीट हो चुकी थी, वो आसपास के एनवायरनमेंट की खबरें देखकर बताता है कि एक बड़ा सा तूफान हमारी तरफ आ रहा है और ये इतना खतरनाक है जिसमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उस तूफान का असर तो पूरे 1 महीने तक रहेगा। ये बातें फिंच को भी पता थी, बट इतने कम समय में वो क्या क्या करेगा उसे समझता नहीं। अभी तक तो फिंच ने उस नए रोबोट की बॉडी भी नहीं बनाई है जिसे वो कंट्रोल कर पाए। फिंच डर के मारे कुछ खाना खाने लगता है और अचानक हमें दिखाई दिया उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये उस रेडिएशन की वजह से था जो उसकी बॉडी में घुस चुका होगा। फिंच तो अभी फिलहाल के लिए किसी चीजों के बारे में नहीं सोचता और उस नए रोबोट की बॉडी को बनाने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर उसने रोबोट की बॉडी भी क्रिएट कर ली थी और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ दिया था। अब वो नया रोबोट तैयार हो चुका होता है। फिंच तो उसे चलना और भागना सिखा रहा था। शुरुआत में रोबोट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिंच के अच्छी तरीके से गाइड करने के कारण वो ये भी सीख गया। अब उस रोबोट के रेडी हो जाने के कारण फिंच तैयारी करने लगा यहाँ से निकलने की, क्योंकि ये बेस अब तूफान से सुरक्षित नहीं रहेगा। उसे सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाना था जहाँ बहुत सारे बंकर्स मौजूद थे और कई लोग वहाँ छुपे हुए हैं, तो वो जगह उनके लिए सबसे बेस्ट होगी। उसने सारे रिसोर्सेज जमा करना स्टार्ट किया और अपने डॉग के लिए भी खाना ले लेता है। पता नहीं उन्हें कितने दिनों तक ट्रेवल करते रहना पड़ेगा। नया रोबोट तो चलने की और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और वहीं पुराना रोबोट जिसका नाम डच होता है वो तो कुछ देख ही नहीं सकता, वो यहाँ से वहाँ टकरा रहा था। तब जाकर फिंच ने ऊपर की तरफ से एक सिक्योरिटी कैमरा निकाला और उसके आंख में डाल दिया, यानी वो रोबोट अब देख सकता है। सारे सामान पैक करके वो सब निकल पड़े थे अपने ट्रक के अंदर। अच्छी बात थी कि फिंच ने अपनी दिमाग का यूज करके इस ट्रक को भी यूवी रेडिएशन से एकदम प्रोटेक्टेड बना दिया था। बस यही डर था कि तूफान की वजह से उसका ट्रक दूर कहीं ना उड़ जाए। अपने दोनों रोबोट्स और डॉग के साथ फिंच निकल पड़ता है सैन फ्रांसिस्को की तरफ। नया रोबोट जिसके दिमाग में ऑलमोस्ट हर चीजों की जानकारी होती है, वो तो फिंच को डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था। उसने ये भी कहा कि हमें कुछ दिनों के अंदर वहाँ पहुंचना होगा, नहीं तो तूफान तब तक यहाँ आ जाएगा। फिंच के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं और वो पहले से कमजोर भी हो चुका था, लेकिन अभी तूफान से दूर जाने के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिंच ने तो अपने डेस्क पर कई सारे पोस्ट कार्ड रखे हुए थे। ये कार्ड्स अलग अलग जगहों के होते हैं, जिसे वो नया रोबोट देखकर काफी खुश हो गया था। उस रोबोट ने ये एक इन्फॉर्मेशन दी कि कई साल पहले ये पोस्ट कार्ड्स कम्युनिकेट करने के काम में आया करते थे। पूछने पर पता चला कि कुछ कार्ड तो फिंच के अंकल ने उसे दिए होते। अब फिंच अपने यूवी रेडिएशन सूट पहन लेता है और सीधा अपने उस नए रोबोट को लेकर बाहर चला जाता है। उसने तो नए रोबोट को बताया कि सबसे पहले हमें अपने डॉग के लिए खाना ढूंढना है और उसे खिलाना है। रास्ते में कोई और भी काम की चीजें मिल जाए तो उसे जमा कर लेना। रॉबर्ट सारी बातें समझ गया था, इसीलिए वो फिंच के साथ आगे बढ़ने लगा। वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक थिएटर के पास पहुंचते हैं जो अबेंडन हो चुका था। अंदर जाने से पहले फिंच ने उस रोबोट को दरवाजा ओपन करने के लिए कहा, तो उसने पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया, यानी वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उस मोमेंट पर नए रोबोट ने मिरर के अंदर अपने आप को सबसे पहली बार देखा होता है। अंदर जाकर थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ रिसोर्सेस मिल भी गए थे। वो उतनी ही चीजों को लेकर बाहर आ जाते हैं। अपने नए रोबोट के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए फिंच ने थोड़े पॉपकॉर्न निकाले और उसे एक पैन के ऊपर डालने लगा। वहाँ टेम्परेचर ज्यादा था तो वो पॉपकॉर्न फूटने लगे होते हैं। इन चीजों से फिंच और उसके उस नए रोबोट को भी मजा आ रहा था। देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई रोबोट है, ऐसा लग रहा था कि फिंच ने उसके अंदर इमोशन डाल दी हो। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि वो सब देख पा रहे थे बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है, यानी उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सभी ट्रक के अंदर बैठकर उस जगह से दूर जाने लगते हैं, पर यहाँ इसके चांसेस कम दिख रहे थे कि वो तूफान से बचकर निकल जाएंगे। तूफान तो उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। फिंच को भी ये बात समझ चुकी थी कि वो इस तूफान से बचकर नहीं जाने वाले, इसीलिए वो सूट पहनकर अपने रोबोट के साथ बाहर आ जाता है और अपने ट्रक के चारों तरफ कीले गाड़ने लगता है, जिससे वायर की मदद से उसे पकड़ा जा सके। नया रोबोट भी उसकी मदद तो कर रहा था, बट फिंच ने 3 कीले लगाई थी और उस रोबोट ने 1 कीले। जल्द से जल्द वो वायर से कनेक्ट करके अंदर चले जाते हैं ट्रक में।
धीरे धीरे वो तूफान उनके पास आने लगा था, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से तबाही मचाता है। इनफैक्ट वो इतना पावरफुल था कि उनकी ट्रक हवा में उड़ने लगी थी। वायर्स की मदद से ही वो टिकी हुई होती है, नहीं तो कब का वो उड़ जाती और डिस्ट्रॉय हो जाती। चौंकाने वाली बात ये हुई कि 3 किले जिसे कि फिंच ने लगाया था वो निकल चुकी होती हैं। सिर्फ एक ही किल बची हुई थी जिसे कि उस रोबोट ने फिक्स किया होता है। बहुत देर तक वो ट्रक के अंदर यहाँ से वहाँ गिरते रहे, पर अच्छी बात थी कि वो तूफान कुछ समय में वहाँ से चला जाता है। फिंच अब अपने रोबोट के साथ किसी भी तरीके से ट्रक से बाहर निकलता है और उसने भी वहाँ देख लिया कि रोबोट द्वारा लगाया गया कील अभी भी टिका हुआ है। इन चीजों की वजह से फिंच ने अपने उस नए रोबोट की बहुत ज्यादा तारीफ की। सामने की तरफ आने के बाद पता चला कि ट्रक का एक टायर पूरी तरीके से डैमेज है। इन चीजों के बारे में जब न्यू रोबोट को पता चला तो वो एक नया टायर लेकर आ जाता है, बट अब ट्रक को ऊपर उठाना होगा ताकि वो टायर चेंज कर सके। उस नए रोबोट ने फिर अपना कमाल दिखाया और अपने हाथ की मदद से उस ट्रक को ऐसे ही उठा दिया, यानी उसके अंदर पावर बहुत सारी है। फिंच खराब पड़े हुए टायर को बड़ी आसानी से ठीक कर देता है और साथ ही साथ वो नए रोबोट की तारीफ भी कर रहा था। नया रोबोट कुछ ऐसा लग रहा होता है कि वो शर्मा रहा है। अब अपना ट्रक एकदम फिक्स करने के बाद वो चारों तरफ सोलर पैनल्स लगा देता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। ये फिंच के पास एकमात्र रास्ता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। फिंच तो अब अपने उस नए रोबोट के साथ ट्रक में ही मौजूद था और आगे का सफर तय कर रहा होता है। फिंच ने तो बहुत सोच समझकर उस नए रोबोट का नाम जेफ रख दिया था। अब यहाँ जब फिंच थोड़े काम में बिजी हो गया तो वो उसका नया रोबोट जिसका नाम जेफ था, वो और उसका कुत्ता दोनों ही भौंकने लग जाते हैं। फिंच जब पहुंचता है तो जेफ ने कहा कि वो डॉग की लैंग्वेज सीख रहा है और उसे ये समझ में आ चुका है कि आपका डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच ने उसे बताया कि मेरे डॉग को कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसकी फिक्र मत करो। फिंच जब गाड़ी चला रहा था तो नया रोबोट आगे जाकर बैठ गया और उससे पूछने लगा कि आखिर किसी पर भरोसा करना क्या होता है। फिंच सोचते हुए जॉर्ज को एक एग्जाम्पल दे रहा था। वो अपना ही एग्जाम्पल देता है कि कई साल पहले जब वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था तो उनकी टीम के पास बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम आई होती है। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। सबने हार मान ली थी, लेकिन फिंच ने उसे करके दिखाया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है और टीम का वो टास्क अकेले ही कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब उसके बॉस को रिपोर्ट देने की बारी आई तो फिंच ने कहा कि हम सभी टीम ने मिलकर एक साथ काम किया है। इससे हुआ ये कि फिंच के बाकी टीम मेंबर्स का उस पर ट्रस्ट हो गया। वो तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगे थे। पर अब जेफ को ये चीजें बताने के बावजूद भी उसे समझता नहीं कि भरोसा क्या होता है। फिंच उसे और भी एग्जाम्पल देगा, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल वो ट्रैवल करते हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। उस रेस्टोरेंट में शेल्टर मौजूद था, तो इसीलिए फिंच वहां आजादी से घूम सकता है। बात ये थी कि अगर विदाउट यूवी रेडिएशन वाली सूट पहनकर फिंच बाहर निकलेगा तो उसकी बॉडी जलने लग जाएगी। सूर्य की किरणों का प्रभाव इतना तेज हो चुका है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिंच ने तो अब रोबोट से कहा कि तुम अंदर ही रहना और पूरे ट्रक का ख्याल रखना। वो अपने डॉग के साथ अंदर चला गया और उससे कुछ खाना खिलाने लगा। हमें तो ये भी पता चलता है कि फिंच के मुंह से खून भी निकल रहा था, यानी वो और ज्यादा बीमार हो रहा है। साथ ही साथ वो अपने डॉग को मैनर्स भी सिखाता है कि कैसे उसके साथ रहना है। वहाँ बाहर की तरफ ट्रक में बैठा वो नया रोबोट तो बहुत एक्साइटेड था ट्रक चलाने के लिए। उससे भी मन था कि वो फिंच की तरह ये सारी चीजें कंट्रोल करे। अब उससे बिना परमिशन लिए नए रोबोट ने ट्रक चालू कर दिया था। वो उसे धीरे धीरे आगे लेकर जाने लगा और एक कार से टकरा देता है। ये आवाज सुनकर फिंच तुरंत ही बाहर आया और उस रोबोट को वहीं रुकने के लिए कहा। ऑब्वियस बात थी कि फिंच अपने ट्रक को बचाने के लिए इतनी धूप में बाहर नहीं निकल सकता था। उस नए रोबोट ने तो जाने अनजाने में ट्रक को काफी डैमेज भी दे दिया था। फिंच उसे समझाता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी बॉडी जल जाएगी, और उसने सिर्फ एक छोटा सा काम दिया था कि ट्रक की अच्छी तरीके से रखवाली करना, लेकिन वो रोबोट उसे निभा नहीं पाया। इतने ज्यादा डांटने के कारण रोबोट को भी बुरा फील होता है, पर उसे आगे तो बढ़ना ही होगा। वो सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद वापस बैठ जाता है ट्रक के अंदर और निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। धीरे धीरे फिंच का नया रोबोट सारी चीजें सीख रहा था। अब यहाँ रात का समय हो जाता है तो वो एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। उन्होंने जब आग जलाई तो आसमान की तरफ बहुत ही अच्छा नजारा था। न्यू रोबोट तो उसकी बहुत तारीफ करता है और फिंच से ये पूछता है। तब फिंच ने जवाब दिया कि ओजोन लेयर के हटने के बाद ही ये इंसिडेंट दिखना स्टार्ट हुआ है। शायद जिस तरीके से दिन के समय इतनी ज्यादा हानिकारक रेडिएशन फैलती है, उसी तरीके से रात को ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाती थी। अब यहाँ उस नए रोबोट के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर रात के समय रेडिएशन का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता तो वो अपना सफर रात को ही तय करते हैं। दिन में बहुत ज्यादा रेडिएशन के अंदर वो रिस्क क्यों ले? पर फिंच ने बताया कि रात के समय तो और ज्यादा खतरा है। ये खतरा रेडिएशन का नहीं बल्कि दूसरे इंसानों का था। वो इंसान जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और दूसरे इंसानों को मारकर उनके रिसोर्सेस हड़प लेते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम दिन के समय ही ट्रेवल करें।
अब यहाँ फिंच बहुत थक गया था तो वो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उस नए रोबोट ने कहा कि वो यहाँ रुककर पहरेदारी करेगा। कुछ ही घंटों में जब सुबह हो जाती है तो रोबोट को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें फिंच की थी जो खून की उल्टी कर रहा था और उसकी तबीयत पहले से खराब हो चुकी होती है। न्यू रोबोट तो फिंच से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिंच कुछ भूल नहीं पा रहा था तो रोबोट ने अपनी इंटरनल मेमोरी में से जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है उसमें पूरी जानकारी चेक करने लगा। वो उन्हीं सारी वीडियो को फॉलो करते हुए फिंच का ख्याल रखता है। न्यू रोबोट तो एकदम डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था और धीरे धीरे उसके ट्रीटमेंट के कारण फिंच ठीक हो जाता है। इसके आगे फिंच आराम कर रहा था और न्यू रोबोट तो ट्रक चला रहा होता है। इस बार उसने ट्रक को बिल्कुल भी नहीं ठोका और एकदम नॉर्मल तरीके से चलाया। थोड़ी ही देर में उनकी ट्रक एक अबैंडन मॉल के अंदर पहुंच जाती है। इस मॉल के अंदर जाकर उन्हें कुछ रिसोर्सेस इकट्ठा करने थे, बट फिंच तो अभी आराम कर रहा था, इसीलिए न्यू रोबोट ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और दूसरे वाले यानी कि डच रोबोट को लेकर चला गया। धीरे धीरे दोनों मॉल के अंदर गए और उनका मेन पर्पस था जितने भी रिसोर्सेस मिले उन्हें इकट्ठा करो। सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और वहाँ कोई होता भी नहीं। अंदर पहुंचने के बाद उन्हें काफी सारा बेकार सामान भी मिलता है। वो दोनों उसे इग्नोर करके काम में आने वाली चीजों को ढूंढने लगे। यहाँ फिंच जो सोया हुआ था, जब उसकी आंख खुली तो वो एकदम चौंक गया उन दोनों रोबोट्स को वहां ना पाकर। उसने जब देखा कि ट्रक मॉल के पास रुकी हुई है और हो सकता है कि वो दोनों रोबोट्स उसके अंदर ही गए होंगे। इस वजह से फिंच काफी डरने लगा और अपनी यूवी सूट पहनकर उन्हें बचाने के लिए चला जाता है, क्योंकि भले ही ये जगह सुनसान दिख रही हो लेकिन यहाँ पर इंसान छुपे बैठे हो सकते हैं जो उन रोबोट्स को खत्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर हमें वो दूसरा रोबोट यानी कि डच दिखाया गया जो कुछ कैंस को लेने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो वो नीचे गिर गया और उस जगह पर एक नुकीला ट्रैप ओपन होकर उसे पूरा खत्म कर देता है। फिंच जब तक वहाँ पहुंचा तब तक डच खत्म हो चुका था। फिंच ने तो न्यू रोबोट को भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया और जहाँ पर आवाज आती है वहाँ चला गया। थोड़ी सर्च करने के बाद उसे वो नया रोबोट भी मिल जाता है जिसने कोट पहना था और कुछ रिसोर्सेज भी जमा किए थे। फिंच ने उसे बहुत डांटा और कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके। इस जगह पर सबसे बड़ा खतरा मौजूद है। फिंच के इतने ज्यादा गुस्सा करने पर वो नया रोबोट तुरंत ही ट्रक के अंदर बैठता है और वहाँ से वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं। हमें तो अब एक दूसरी कार दिखाई गई जो कि ऑन होती है और उनका पीछा करने लगती है। फिंच ने भी उस कार को देख लिया था तो वो अपनी ट्रक को बहुत तेजी से भगाता है। फिंच को अंदाजा लग चुका होता है कि ये कोई इंसान होगा जिसे कि उनकी लोकेशन पता चल चुकी है। अब तो फिंच उस नए रोबोट को ट्रक चलाने के लिए देता है और खुद जाकर एक गन निकालने लगता है। ये उस सिचुएशन के लिए जब उसे अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी, यानी इतनी आसानी से वो उनसे पीछे नहीं हटने वाले। फिंच ने तो रोबोट को बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहा। बात मानते हुए वो सब काफी स्पीड में आगे बढ़ते हैं और उस कार से दूर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर वहां पर एक ब्रिज था तो न्यू रोबोट ने ये डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ने के बजाय ब्रिज के नीचे छुप जाएंगे। फिंच इन चीजों को समझ नहीं रहा था, बट रोबोट ने बड़ी बारीकी से इस प्लान को अंजाम दिया। वो नीचे उतरकर भी ट्रक को धक्का देता है ताकि वो अच्छी तरीके से छुप जाए। थोड़ी देर के अंदर वो कार भी ब्रिज के पास से गुजर रही थी। फिंच तो बंदूक निकालकर रेडी होता है, पर अच्छी बात हुई कि वो कार ब्रिज के ऊपर से दूसरी तरफ चली जाती है। फिंच तो एकदम से रिलैक्स हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब फिंच अपने ट्रक से बाहर आता है तो उसने देखा कि उसका सोलर पैनल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और अब वो अपने ट्रक के लिए एनर्जी नहीं जनरेट कर पाएगा, यानी वो सैन फ्रांसिस्को सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे। फिंच बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था, जिस पर वो न्यू रोबोट कहने लगा कि मैं ये कर लूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए जिससे कि ये रिपेयर हो जाएगा। बट अब तो फिंच उस रोबोट के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा। वो कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और अब इस रोबोट की वजह से वो सब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इतना ज्यादा रोबोट को डांटने के बाद फिंच ट्रक में चला जाता है और उस रोबोट को लिटरली बुरा लग रहा था। अब तो बारिश भी आने लगी थी पर वो रोबोट वहीं रुकता है। अब अंदर जाते ही न्यू रोबोट ने फिंच से प्रॉमिस किया कि हम किसी भी हालत में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिंच तो अब अपने नए रोबोट को एक बात बताता है जो उसके साथ कई साल पहले घटी थी। ये तब का समय होता है जब इंसानों को पता चल चुका था कि ओजोन लेयर खराब हो रही है। कुछ लोगों ने तो इसे एकदम हल्के में लिया, लेकिन कुछ लोग रिसोर्सेज जमा करने में लग गए थे। इसी तरीके से जब एक दिन फिंच कुछ खाने के लिए चीजें जमा कर रहा था तो उसे एक लेडी और उसकी बेटी दिखाई दी। उसकी बेटी के हाथ में एक गन होती है जिसे साफ इंस्ट्रक्शन मिले थे कि अगर कोई भी देखे तो उसे शूट कर दो, पर उसके सामने कुछ ऐसे बदमाश लोग आ गए जो उनसे सामान छीनना चाहते थे। उन्होंने उस लेडी और उसकी बेटी दोनों को ही मार दिया। थोड़े समय के बाद जब फिंच वहां पहुंचता है तो उसे उनका एक कुत्ता मिला। तो वो उस बच्चे को नहीं बचा पाया, लेकिन कुत्ते को बचाने का वो डिसाइड करता है। आज भी वो कुत्ता उसके साथ ही है। तो फिंच ने अपने रोबोट को ये कहा कि चाहे कुछ भी हो तुम इस रोबोट का अच्छी तरीके से ख्याल रखना मेरे जाने के बाद।
अब वो रोबोट लगातार ट्रक को चलाते रहता है क्योंकि फिंच को आराम करने की जरूरत थी। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद अचानक उसे एक बटरफ्लाई दिखाई दी जो उड़ रही थी और उस बटरफ्लाई को रेडिएशन से कुछ हो भी नहीं रहा था। रोबोट ने तुरंत ही फिंच को बुलाया और फिंच जब अपना हाथ बाहर करता है तो उसका हाथ जल नहीं रहा था। इसका साफ मतलब ये है कि ओजोन लेयर अब वापस से बन रही है। दोनों अब कितने समय बाद धूप में बाहर निकलते हैं और वहां एंजॉय करते हैं। फिंच यही होप करता है कि सारी चीजें अब वापस से नॉर्मल हो जाएं। उन्हें अब रेडिएशन से डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। फिंच तो अब अपने रोबोट के साथ एक डेजर्टेड वाले एरिया में सूट पहनकर बैठ जाता है। ये उसके फादर का सूट था जो उसने कई सालों से पहना नहीं होता। रोबोट ने तो फिंच को बताया कि उसने उस ब्रिज का सपना देखा है जहाँ उन्हें पहुंचना था, पर फिंच एकदम चौंक गया क्योंकि ये तो एक रोबोट है, आखिर वो ड्रीम कैसे देख सकता है। फिंच ने ये साफ कह दिया कि मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। और उस रोबोट का यही काम था कि फिंच के मरने के बाद उसके कुत्ते का ध्यान रखना। वो कुत्ता पता नहीं क्यों नए रोबोट के पास ही नहीं आता। फिंच ने उसे दिलासा दिया कि कुछ समय में ये कंफर्टेबल हो जाएगा। फिंच बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो अपने ट्रक के अंदर जाकर सो गया। सुबह होने के बाद उसका कुत्ता बहुत तेज भूख रहा था, यानी कि वो अब मर चुका है। ये चीजें अब उस न्यू रोबोट को भी समझ में आ चुकी थी, पर अब वो अपने मास्टर द्वारा किया गया वादा पूरा करता है, यानी उस डॉग का अच्छी तरीके से देख रेख करना। कुछ समय में वो डॉग भी नए रोबोट से एकदम कंफर्टेबल हो गए। वो दोनों साथ में मिलकर अब अपना ट्रैवल शुरू कर देते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।